हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। यह है हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्वांटम सिद्धांत और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। है ना, मैंने सही बोला? यस। नॉर्मली मैं वर्ड गलत बोल देता हूं, परंतु एक ही फ्लो में बहुत अच्छे से बोल दिया ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे पास में ओनली 45 आधे घंटे से 45 मिनट है, जिसमें हमें इस विषयों पर बहुत अच्छे से डिस्कशन करना है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपना जी जान लगा दूंगा कि तुम्हें एक ही बार में समझ में जाए और तुम लोगों को छप जाए, बिल्कुल। है ना। तो कल तुमने पढ़ा था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने जो तरंग सिद्धांत दिया था, है ना। उन्होंने ये मान लिया था या उन्होंने ये कह दिया था कि जो हमारे परमाणु हैं वो तरंगों जैसा व्यवहार करते हैं, है ना। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या कोई हमारा आवेशित कण जब कंपन करता है, गति करता है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे एडमिट करता है। ठीक है, ये हो गई तरंग प्रकृति किसकी? पदार्थ की। वही दूसरी ओर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक, है ना। प्लांक, अभी आप मैक्स प्लांक लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। मेरे पास आज जो बुक है क्या? हाँ, हमारे पास बुक है। बुक निकाल लेते हैं भैया एनसीईआरटी के, है ना। आज बुक नहीं निकाला है, बुक निकाल के। तो मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि ठीक है, आप ये कह रहे हो कि परमाणु जो है वो तरंग है या तरंग जैसा व्यवहार दर्शाता है, परंतु हमारे हिसाब से ये बात सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है? तो उसके लिए प्लांक साहब ने कुछ तर्क दिए, और वो तर्क मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं। आप भी रिलेट कर पाओगे और बाकी बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से जरा समझने की कोशिश करना। ये किसने बताया था? ये मैक्स प्लांक ने बोला था कि जो कण होते हैं या जो परमाणु होते हैं वो तरंग जैसी प्रकृति दर्शाते हैं और हमेशा तरंग के रूप में ही रहते हैं, परंतु ये कुछ बातों की व्याख्या नहीं करते। पहली बात, जब हम किसी ठोस पदार्थ, उदाहरण के लिए हम एक तत्व ले लेते हैं, जब किसी लोहे को गर्म किया जाता है ना, तो उसमें हमने ये देखा है कि रंगों में बदलाव होता है। क्या होता है? गर्म करने पर रंगों में बदलाव होता है। इस बात की व्याख्या गर्म करने पर ही क्यों हो रहा है? यदि विकिरण सभी जगह है तो नॉर्मली हो जाना चाहिए था। गर्म करने पर ही यह अलग अलग प्रकाश क्यों निकाल रहा है? दूसरा दूसरा था कि जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर हम कुछ विशिष्ट धातुएं होती है, यदि उनकी सतह पर हम इलेक्ट्रॉन भेजते, सॉरी, ये प्रकाश भेजते हैं, ये विकिरणों को भेजते हैं, तो पता है कुछ धातु क्या करती है? जैसे कि हम इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के उनके ऊपर भेजें या प्रकाश की किरण उन पर भेजें, तो वो ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगती है। तो इस घटना को बोला गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव। या आप 12वीं में भी पढ़ोगे और ये आप अभी थोड़ी देर बाद भी पढ़ोगे यहीं पर, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। हेनरी हर्ट्ज ने इसे दर्शाया था और बाद में इस बात की पुष्टि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने करी थी, कि मतलब डेरिवेशन जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, तो आप समझते हैं आगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है धातु से इलेक्ट्रॉन का निकलना। कि यदि परमाणु जो है वो एक तरंग है, तो जब वो किसी धातु की सतह पर पड़ रहा है, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं? आप ये बताइए। इस बात की पुष्टि आपका तरंग सिद्धांत नहीं कर सकता। ठीक है, ये कौन सा सिद्धांत है? क्योंकि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? कण है। तो एक तरंग कण कैसे निकाल सकती है? इस बात की पुष्टि जो हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे, उनके पास में नहीं था इस बात का एक्सप्लेनेशन। ये उनका सिद्धांत जो उन्होंने बताया था वो सही से जस्टिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, तीसरा, ठोसों की ऊष्मा धारिता का बदलना।
अब आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। कल हमने विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़े, आज हम प्लांक का कण सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसे हम क्वांटम सिद्धांत भी बोलते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत बेटा हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि आगे एक मॉडल आने वाला है जिसे हम बोलते हैं बोर परमाणु मॉडल, और ये परमाणु मॉडल इस बात को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। तो ये सारी जो रूपरेखा हम पढ़ रहे हैं ये उस समय बोर साहब के सामने भी आई होंगी, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने एक नया परमाणु मॉडल दुनिया के सामने रखा। ठीक है, हालांकि उनके परमाणु सिद्धांत पर भी कमियां निकाली गई काफी सारी, है ना। तो जो जो लोग हैं जरा फटाफट से कमेंट करके हेलो बेटा, हेलो हेलो, आई होप सो सलोनी है। ध्यान से देखोगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, इस स्क्रीन बड़ी कर लो, कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और समझना है। ठीक है, तो यहां पर हम ये जो बात कर रहे हैं, नॉर्मली हम ये बात कर रहे थे बोर के परमाणु मॉडल की पृष्ठभूमि। कल हमने परमाणु का तरंग सिद्धांत पढ़ा, आज हम कण के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या परमाणु कण के जैसी प्रकृति भी रखता है? हाँ रखता है। क्या बोलोगे आप? रखता है। इसी से तो एक नए चैप्टर का जन्म होने वाला है। कहां? 12th में। 12th में एक नए चैप्टर का जन्म होगा। तो 11वीं यदि अच्छे से पढ़ लोगे तो 12वीं अपने आप समझ में जाएगी। और नंबर 4 जो है, 4 पे ये कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये बेटा अभी आपको एक नंबर के लिए इससे ऑब्जेक्टिव आएगा। तो तरंग सिद्धांत इन चारों बातों की भी व्याख्या नहीं दे पाया, जिस कारण से मैक्स प्लांक को एक नए सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी, या फिर मैक्स प्लांक ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के एक नया सिद्धांत दिया जो कि कहलाता है क्वांटम, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इन्होंने बुक में यदि इसकी हेडिंग आप देखोगे तो वहां पर लिखा है विद्युत चुंबकीय विकिरण की। वही जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसे पहले तरंग मान लिया गया था ना। जो हमारी विद्युत चुंबकीय विकिरण कल निकली थी वो कैसी निकली थी? वेव के जैसी थी, ऐसी वेव की जैसी। तो ये बोला था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, है ना। उन्होंने ये कहा था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कहा था कि ये किरण जगह जैसी होती है और ये हमेशा चलते रहती है ना। परंतु ये वाली बात कुछ चीजों की पुष्टि नहीं कर पाई। कौन सी चीजों की पुष्टि नहीं कर पाई? वो इन चारों बातों की पुष्टि नहीं कर पाई। इसीलिए कुछ लोगों ने इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग ना मानते हुए क्या माना? कण माना बेटा। क्या माना? कण। और आज हम इसी बात को समझेंगे। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो यही है कि ये कण है तो कण क्यों है, और तरंग है तो तरंग है, और कौन जीता लास्ट में, कौन जीता कौन हारा, किसका सिद्धांत सही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो कि है यहां पर कृष्णिका विकिरण। अब देखो मैं इसे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। कृष्णिका विकिरण, है ना। क्या होता है कृष्णिका विकिरण, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। कृष्णिका को बोला जाता है ब्लैक बॉडी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? बॉडी। और विकिरण को बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इमेजिन करो आपके पास में कोई गोल शेप वाली वस्तु है। आपके पास में कोई गोल शेप वाली वस्तु है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप इसमें हल्का सा अपन छेद करेंगे थोड़ी सा, और इसमें एक बारीक सा होल है। ठीक है, अब आप क्या करोगे,
इस पे विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो भेजोगे, इसके अंदर जाएगा, टकराएगा, बार 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 टकराएगा। इससे क्या होगा बेटा, इसके अंदर जो है वो ऊर्जा बढ़ जाएगी। विकिरण अलग अलग प्रकार के विकिरण होते हैं, है ना, तुम्हें कल बताया था विद्युत चुंबकीय विकिरण, 7 प्रकार के विकिरण आपने पढ़े थे। तो हम जब कृष्णिका ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी एक्चुअली कुछ है ही नहीं, परंतु फिर भी कार्बन को हम मान लेते हैं कि कार्बन है जो गोलीय स्थिति पर है, और यदि उस पर हम किसी भी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे या प्रकाश भेजते हैं तो पता है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो प्रकाश को अवशोषित भी कर लेगा और प्रकाश को उत्सर्जित भी कर देगा। और ये सभी करते हैं ना, उत्सर्जित भी कर देगा, चाहे वो किसी भी आवृत्ति का हो, चाहे वो किसी भी आवृत्ति का हो, परंतु ऐसा होना पूर्ण रूप से पॉसिबल नहीं है। एक और उदाहरण से समझते हैं, ये तुम्हारी समझ में थोड़ा सा नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा और बैक आता हूं, थोड़ा सा, और हम एक और दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण समझते हैं, दूसरा उदाहरण आप एक और दूसरा उदाहरण समझते हो, आप लोहा लेते हो, है ना, लोहा आपने लिया, ये रहा लोहा, कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है, ये सामान्य लोहा है। आई होप आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूं सामान्य लोहा, इस समय इस लोहे का तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है। उस समय ये कैसा होता है, उस समय सर ये ठोस होता है, कैसा होता है, इस समय ये ठोस होता है। आपने इसे गर्म किया, आपने इसे गर्म किया, कितने डिग्री तक गर्म करोगे, मान लो आपने इसे 800 डिग्री सेल्सियस तक ले जा लिया। पता है ये इस स्थिति में जो इसका रंग होगा, इस स्थिति में जो इसका रंग होगा वो हो जाएगा लाल, कैसा हो जाएगा, ये एकदम लाल। फिर आप क्या करोगे, आप और नहीं रोकोगे, आप और गर्म करोगे, उस स्थिति में इस भाई साहब का जो कलर है वो हो जाएगा हल्का सा, चलो सफेद, सफेद कलर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, एकदम व्हाइट कलर हो जाएगा। यहां पर आप लिखोगे सफेद। फिर आप और गर्म करते हो लोहे को, आपने और ज्यादा तापमान दे दिया, तो इस स्थिति में लोहा जो है वो हो जाएगा ब्लू कलर का, कैसे कलर का हो जाएगा, नीले कलर का। इसके बाद में अब यह कलर परिवर्तन नहीं करेगा, इसके बाद में इसका और कोई दूसरा रंग नहीं बदलेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अर्थात यहां, अच्छा यहां पर तापमान लिख दूं क्या, यहां पर लिख दो आप 1500, यहां पर लिख दो आप 2500 के ऊपर, 2500 डिग्री के ऊपर। इस स्थिति में आप एक बात नोटिस, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, जैसे जैसे आप लोहे का तापमान बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप लोहे का तापमान बढ़ा रहे हो, आप यहां पर एक और चीज देख रहे हो, यहां पर रंग में परिवर्तन हो रहा है, रंग में क्या हो रहा है, परिवर्तन, है ना। और आप लोगों ने कल ही पढ़ा है कि हम किसी भी वस्तु को कैसे देख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रकाश भी कौन सा, दृश्य वाला प्रकाश। और दृश्य वाले प्रकाश की जो आवृत्ति है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है। 750 किसकी होती है बच्चा, 750 जो होती है वो लाल रंग की होती है। अच्छा मुझे लाल ऐसे लिखना चाहिए, है ना, मुझे लाल ऐसे लिखना चाहिए, लाल रंग की होती है। और 400 किसकी होती है, तो 400 सर नीले रंग की होती है ना। तो नीले रंग के साइड पे जब हम इस साइड जाएंगे, आपके लिए मैंने डायग्राम बना के रखा है, बहुत ध्यान से देखना। यहां पे जब आप इस ओर जा रहे हो तो आप एक बात ये देख रहे हो कि यहां पर ये जो ग्राफ है ये बड़ा होगा, और जब आप इस ओर जाओगे तो ये ग्राफ जो है वो छोटा होगा। अब इससे क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है, तो एक बात ये कही, जब नीले की ओर जाओगे तो आवृत्ति कैसी होगी, आवृत्ति जो होगी वो होगी ज्यादा, और जब लाल की तरफ जाओगे तो आवृत्ति कैसी होगी,
कम। ठीक है, इसी के विपरीत यदि देखा जाए तो यहां पर यह कहा गया है कि इस स्थिति में तरंग दैर्घ्य, क्या बोलोगे हम, तरंग दैर्घ्य, लाल वाले का तरंग दैर्घ्य कैसा होगा, ज्यादा होगा। इस वाले का कैसा होगा बेटा, इस वाले का तरंग दैर्घ्य कम होगा। ठीक है, ये सारी बातें किसके लिए हो रही है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर जो विकिरण है वो कण है ना। अब इसे ऐसे समझो। ठीक है, अब मैं अपना दिमाग, ब्रेन का प्रयोग करके तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये सफेद लोहा था। ठीक है, ये सफेद लोहा था। अच्छा, सफेद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये हमारा जनरल लोहा है, सामान्य लोहा। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अभी तक पता नहीं मुझे किसी ने इस टाइप से समझाने की कोशिश करी है कि नहीं, मैं पहला ही होऊंगा शायद। ये सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि एक लोहा है, इसके अंदर पे परमाणु होंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, उनके अंदर एक निश्चित ऊर्जा होगी। होगी, सही बात है, सभी इलेक्ट्रॉनों की अपनी निश्चित ऊर्जा होगी। तुम्हें अभी कुछ दिन बाद पता चल जाएगा, मैं थोड़ा पहले बता रहा हूं, है ना। अब क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब हम यहां पर तरंग नहीं बोलेंगे, हम यहां पर बोलेंगे कण। ये जो पार्टिकल है ये गोले के रूप में है। कैसे है, ये समझ लो, इन पार्टिकलों की यहां पर बौछार हो रही है, इन पार्टिकलों की इस लोहे की धातु पर बौछार हो रही है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, हमने क्या किया, उन पर और बहुत सारे कण जो है वो इसके अंदर प्रवेश करवा दिए। अब उससे क्या होंगे, यहां पर जो परमाणु होंगे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे वो चार्ज हो जाएंगे। वो क्या होंगे बेटा, आवेशित हो जाएंगे। और जब वो आवेशित होंगे, जब वो आवेशित होंगे तो उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ऊर्जा बढ़ने के कारण पे अब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बाहर तो एडमिट नहीं कर सकते, वो यहीं पर घूमते रहेंगे, तो उनके अंदर की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अणु अंदर टकराने लगेंगे, जस्ट लाइक उनके अंदर झगड़ा चल रहा, मारा मारी चल रही, गुस्से से वो कैसे हो जाएंगे। ये प्रकाश पुंज है ना, ये छोटे छोटे कण, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के कण हैं। ये कहां कहां भेज रहे हो आप, अच्छा जरूरी नहीं कि तरंगों के रूप में, ऊष्मा में भी सेम होता है। तो ये कण जो है इस पर टकरा रहे होंगे, जिसके कारण इसके अंदर पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे ना, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ये इससे टकरा रहे होंगे, तो ये डिस्टर्ब हो रहे होंगे। ये क्या हो रहे होंगे, डिस्टर्ब हो रहे होंगे, जिसके कारण वे इनकी गति या फिर स्थिति बदल रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी इसी से रिलेट करेगा। तो इनकी गति या फिर स्थिति बदल रही होगी, ये डिस्टर्ब हो रहे होंगे। इस कारण से आप बाहर तो जा नहीं सकते, अभी बाहर भी जाएंगे परंतु उसका एक निश्चित टाइम होगा, उसके लिए एक निश्चित ऊर्जा होगी, तो बाहर तो जा नहीं सक रहे, तो वो अंदर क्या होंगे, टकराएंगे। और टकराव के कारण पे इनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन या परमाणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके कारण से ये लाल बम हो जाएंगे। ठीक है, और तापमान बढ़ाओगे तो और ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, तो अब इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे कि लाल से सफेद हो जाएंगे। और बढ़ाओगे तो सफेद से क्या हो जाएंगे, नीला। तो यहां पर हमने तरंग नहीं माना, यहां पर ये मान रहे हैं कि प्रकाश के छोटे छोटे कण जो है वो इनसे टकरा रहे हैं और इनके अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए प्रवेश करके वहीं पर रह भी रहे, निकले नहीं है बाहर। जब हम ताप देना बंद करते हैं और वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं, जब वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो उस समय अवशोषित की हुई ऊर्जा ये बाहर निकाल रहे होते हैं, उत्सर्जित कर रहे होते हैं। ठीक है, यही वाली बात को क्वांटम जो मैक्स प्लांक है उन्होंने समझाने की कोशिश करी थी। तो ऐसे ही एक ब्लैक बॉडी जो थी उन्होंने लिया और उस पर विकिरण भेजा, तो सेम टाइम पे, या आप ही कह सकते हैं इन्होंने पूर्णतः सभी प्रकार की किरणों को अवशोषित किया और उन्हें उत्सर्जित भी कर दिया, और जिसे हमने बोला था कृष्णिका विकिरण या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है परंतु आप इसे ऐसे ही समझोगे। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं कृष्णिका विकिरण की, यदि आ गई परीक्षा में, यदि आ गई परीक्षा में तो लिख देना। चलो अब लिखावट, एक ऐसा आदर्श पिंड, बुक में भी शायद यही लिखा है, एक ऐसा आदर्श पिंड जो अपने
ऊपर, पता नहीं तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, पढ़ने वाले, अपने ऊपर पढ़ने वाले हर रंग, कॉमा, ऑब्लिक सॉरी, आवृत्ति के प्रकाश को अवशोषित, सोख लेता है या अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है या अवशोषित कर लेता है, और गर्म करने पर हर प्रकाश को उत्सर्जित कर देता है। क्या कहलाता है बच्चा? क्या कहलाता है? कृष्णिका विकिरण कहलाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में ये ऐसा क्यों होता है, तो आप जब भी आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं, जैसे कि आप यहां पर लोहे को गर्म कर रहे होंगे, अब चाहे वो तरंग मान के कर लो या कण मान के कर लो, तो हम यहां पर कण ही मानेंगे क्योंकि हम प्लैंक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो ये कण जब इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, जो अपरमाणिक तत्व घूम रहे होंगे, उनकी ऊर्जा को बढ़ा दे रहे होंगे, जिसके कारण से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही होगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण पे टकराव बढ़ रहा होगा, जिससे ये गर्म हो जा रहे होंगे। और गर्म होने के कारण पे पता है, जब कोई चीज गर्म होती है तो आप ऐसे फील कर सकते हो ना, गर्म हो रही, तो वो जो गर्मी आप फील कर रहे हो बेटा, वो आसपास उपस्थित जो कण है ना, उनके भी इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनके अंदर भी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, जिस कारण से आप उस गर्मी को महसूस कर सकते हो। गर्मी क्या है? गर्मी जो है वो इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करते हैं, है ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उस समय वो अपने आप को शांत करते हैं, उस ऊर्जा को बाहर निकालते हैं, तो वही हमें गर्मी के रूप में महसूस होती है। मैंने आपको ताप पढ़ाते समय भी शायद इस बारे में बताया था लेक्चर, जब हम ताप के बारे में बात कर रहे थे ऑलमोस्ट कब, चैप्टर नंबर 1 पे, तो वहां पर भी बताया था ये वाली बात। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग प्रकार का जो रंग है अलग अलग तापमान पर आपको देखने को मिलेगा। लोहे के यहां पर आपने 4 रूप देखे हैं जो कि गर्म करने पर प्राप्त होते हैं, ये सबसे आखिरी में होगा। इसके बाद में आपको दूसरा कलर शायद देखने को ना मिले, नीला लास्ट होगा, परंतु जब वो ठंडा होगा, हेलो बेटा, हेलो हेलो आयशा, तो सफेद होगा, सफेद से लाल होगा और फिर सामान्य अवस्था में वापस आ जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा। इसे देखते हुए प्लैंक ने एक सिद्धांत दिया जिसे बोला जाता है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। पहले मैं यहां पर थोड़ा सा लिखूंगा और फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो हेडिंग ऐसे ही लगाना, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। अब ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, बात पढ़ने से है, कैसे भी पढ़ो। तो क्या है भैया क्वांटम सिद्धांत? किनके अनुसार? प्लैंक के अनुसार। इनके अनुसार प्रकाश लगातार पानी की तरह बहता नहीं है, बल्कि
पानी, अच्छा ये अपना है ना, पानी की छोटी छोटी बूंदें या थैलियों जैसा होता है। चलो उदाहरण से समझते हैं कि ये क्या बात लिखी है, मैक्स प्लांक ने ये क्या कह दिया जो आप लोगों को समझना है ना। तो मैं अब समझाने वाला हूं कि जैसे कि सपोज करो कि ये एक नल है, ठीक है, ये एक नल है, आपने नल खोला। अब जब आप नल खोलते हो तो पानी जो है वो सीधा बहता है क्या? सीधा ही बहता है क्या? नहीं। आपने कभी कभी देखा होगा कि पानी की कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो है वो बाहर भी आती है, आती है, आती है, आती है। तो मैक्स प्लांक ने इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा ही सोचा होगा। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने तो सीधा बोल दिया था कि भैया प्रकाश जो है वो किरण है, परंतु क्वांटम जो हमारे प्लांक साहब हैं उन्होंने बोला था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो वेव्स नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो छोटे छोटे पानी की बूंदों के जैसे ऐसे पार्टिकल हैं, ठीक है। क्या है? छोटे छोटे कण हैं, बहुत ध्यान से समझना, छोटे छोटे कण हैं। और इन कणों के अंदर ऊर्जा संचित होती है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर ऊर्जा होती है ना। आपने देखा होगा रेडियो वेव, जैसे कि आपके फोन पे जो ट्रांसमीटर होके वेव्स जा रही हैं उसमें कुछ तो सिग्नल होंगे, कुछ तो ऊर्जा होगी। वायरलेस चार्जिंग आ चुकी है आजकल, तो बहुत सारी चीजें। तो यहां पर कैसा है, ये वेव्स है, ठीक है, वो तरंग प्रकृति थी। परंतु प्लांक साहब क्या कह रहे हैं कि भाई साहब यहां पर ये जो छोटे छोटे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये वेव्स नहीं है, ये छोटे छोटे कण हैं, ये छोटे छोटे कण हैं। और इन कणों के अंदर ऊर्जा संचित है। और ऊर्जा को हम कैसे दर्शाते हैं? ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी को दर्शाया जाता है ई से। अब द क्वेश्चन इज कि कितनी ऊर्जा होती है ना। बहुत ध्यान से समझना। टाइम कितना हो गया? ओ वी हैव ओनली 15 मिनट्स। कितनी ऊर्जा होती है सर, कितनी ऊर्जा होती है? तो इनके अंदर निहित जो ऊर्जा होती है वो समानुपाती होती है आवृत्ति के। इसके समानुपाती होती है बेटा, आवृत्ति के समानुपाती होती है। अब आवृत्ति कहां से? वही यही वेवलेंथ, जितनी आवृत्ति होगी उतनी ही क्या होगी? ऊर्जा होती। परंतु यहां पर आपके सामने एक नया चीज आ गया और वो है क्या? समानुपाती का निशान। और जब समानुपाती का निशान आता है, अब जब समानुपाती का निशान आता है, मैं एक और बात बताना आपका भूल चुका हूं कि ये जो पार्टिकल है ना, छोटे छोटे पार्टिकल, इन छोटे छोटे पार्टिकलों को ही बोला जाता है क्वांटम। इन छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोला जाता है? क्वांटम। ये ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट है ना, जिन्हें मैंने यहां पर कण बोला है, इन छोटे छोटे कणों को हम कण नहीं बोलते, इन्हें बोला जाता है क्या? क्वांटा। यहीं से तो आया क्वांटम सिद्धांत, इन्हें बोला जाता है क्वांटा। ओके, याद रखोगे। प्लैंक के अनुसार वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के छोटे छोटे पैकेट्स या कण, उन्हें या तो फोटोन बोलोगे या बोलोगे क्या? क्वांटा। इन क्वांटा के अंदर निहित ऊर्जा को हम दर्शाते हैं ई से। आगे बताऊंगा कि ऊर्जा होती है कि नहीं होती, क्योंकि आगे आपको ऊर्जा तो होती है, वैसे यदि अवशोषित हो रही तो उत्सर्जित भी होगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम अभी आप चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हो कि ऊर्जा का ना ही ऊर्जा ना तो नष्ट होती ना बनाई जा सकती है, वही क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। तो यहां पर समानुपाती का निशान है, तो जब आप समानुपाती का निशान हटाते तो आता है नियतांक h, और यहां पर आ जाता है आवृत्ति। अब आप बोलोगे सर h क्या है? तो h बेटा प्लांक नियतांक है। क्या है? जो देता है नियम, उसी के नाम पे नाम आ जाता है प्लांक नियतांक। छोटे छोटे कण
क्वांटा इनके अंदर उपस्थित ऊर्जा E, ये किसके बराबर होगी? ये आवृत्ति के बराबर होगी। कौन सी आवृत्ति? वही विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति होती है उनके बराबर होगी, परंतु सिर्फ आवृत्ति के क्या है? समानुपाती है। बराबर हमें लगाना तो हमें यहां पर क्या लगाना होगा? H लगाना होगा, और H का मान आपको बुक में दिया होगा कि H बराबर जो है वो होता है 6। ये याद रखना है, ये जन्मों जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब तक फिजिक्स लिए हो, ये पढ़ना ही पड़ेगा। 6.26 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल प्रति सेकंड, है ना। JS कर दो, यहां पर मैंने JS करना पड़ेगा हमें, JS। इस प्रकार से इतनी सारी ऊर्जा मैक्स प्लांक नियतांक की होती है। इस H का मान यहां पर ये रहा। बस यही है मैक्स प्लांक नियतांक, ठीक है। अब जो हमारा बचा है, अब एक और बात, यहां पर ये प्रकाश के कण जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा कण कोई भी चीज अवशोषित करेगी, अब ये कण आधा नहीं हो सकता है ना, ये कण क्या है? आधा नहीं हो सकता, ये पूरा 1 होगा, ये पूरी पूर्णांक संख्या होगी, और पूर्णांक संख्या को हम काय से दर्शाते हैं? n से। एक और उदाहरण बुक में इसके लिए दिया गया हुआ है कि यदि सीढ़ी है, यदि क्या है बेटा? सीढ़ी है, तो आप हर बार एक एक सीढ़ी चढ़ोगे। कैसे चढ़ोगे? हर बार एक एक सीढ़ी। आप आधी सीढ़ी पे खड़े नहीं हो सकते, गिर जाओगे, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बोला गया कि यहां पर मान जो है वो 1 होगा, एक और यदि एक और ऊर्जा का कण यदि टकराएगा तो 2 होगा, फिर और यदि टकराए तो 3, 4। हर बार बढ़ते समय एक एक कण का मान बढ़ते जाएगा। ये पहला कण, ये दूसरा कण, ये तीसरा कण, ये चौथा, पांचवा, छठवा, तो ये n है। मान लो ये लोहा है, ये लोहा है, इससे एक कण टकराएगा तो यहां पर आप 1 गुणा लिखोगे, ठीक है, और उसके साथ में H लिखोगे, फिर V लिखोगे, फिर 2 होगा, 2 रिसीव करते हो तो सामने 2 आएगा, 3 गिरोगे तो 3। ये प्रकाश के कणों की संख्या है। ये क्या है? कणों की संख्या, जिसे हम दर्शाते हैं n से। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए बुक में ओहो हमारा ये आ गया है। इसके लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि किसी तत्व द्वारा जब कुल ऊर्जा का मान आपको निकालना होगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि इस पदार्थ ने कितनी ऊर्जा रिसीव करी, तो यहां पर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बनाए, सॉरी कितने ऊर्जा के कण बनाए? 3 बनाए। कितने ऊर्जा के कण बनाए बेटा? 3 ऊर्जा के कण बनाए। तो कुल ऊर्जा जिसे आप बोलोगे E, जिसे आप क्या बोलोगे? कुल ऊर्जा E जो है वो बराबर होगा N H और आवृत्ति के। N क्या होगा? यहां पर फोटोन के कणों की संख्या। जितने फोटोन के कण इस धातु की सतह से टकराएंगे उतनी ही इन कणों के अंदर पे उतनी ही ऊर्जा इसके अंदर होगी। जितने कण यहां से बाहर जाएंगे उतनी ही ऊर्जा का ये अवशोषण उत्सर्जन करेगा। बस यही आज का हमारा टॉपिक था। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या हमारा टाइम हो चुका है? मैडम ने मुझे 15 मिनट का समय दिया था और नहीं बोला था इतने समय एंड कर देना क्लास, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कल हम एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जो आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, जिसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक प्रयोग किया गया जो कि किया था हेनरी हर्ट्ज ने, है ना। नाम है साइंटिस्ट का एच हर्ट्ज लिखा है। 1878 में यह प्रयोग हुआ था। साइंटिस्ट थे हेनरी हर्ट्ज। उन्होंने क्या किया? एक बैटरी ली, यहां विभव मापी लगाया, यहां पर सूचकांक लगाया, यहां पर एक धातु की सतह जिसे आप इलेक्ट्रोड या एनोड कह सकते हो, यहां पर कुछ भी नहीं था, निर्वात था, और यहां से प्रकाश की किरण भेजी। क्या भेजी बेटा? प्रकाश की किरणें भेजी। तो उन्होंने ये देखा कि ये धातु की सतह से ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे। ये धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। अब बड़ी विचित्र सी चीज हो गई। ये क्या थी बेटा? ये तरंग थी। ये क्या थी? तरंग थी। ये तरंग जब इस धातु की सतह पर पड़ी तो यहां से क्या निकलने लगे? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगे? यहां पर। चलो मैंने बाहर निकाल दिया गलती से, हमने बाहर निकाल दिया गलती से। चलो समझने की कोशिश करो कि शुरू से समझाता हूं तुम्हें, हालांकि कल भी हमें समझना है।
थोड़ा सा उन्होंने प्रकाश, देखो यहां से यहां तक का स्पेस खाली है ना, ये जो नीली पट्टी आपको दिख रही है, बोल दो कि यहां पर ये खाली है, ये क्या है, खाली है, बीच में निर्वात है, यहां दो धातु की सतह है, इधर पे एक धातु की सतह लगी है, एक इधर धातु की सतह लगी हुई है, यहां विभवमापी लगा हुआ है, बीच में निर्वात है, कुछ नहीं है। तो शुरुआती स्थिति में उन्होंने जब धारा देखी होगी तो यहां पर ये जो आपको मीटर दिख रहा है ना, ये इस ओर रहा होगा, ठीक है, ऐसे रहा होगा। और जब उन्होंने यहां पर प्रकाश डाला, किरणें डाली, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन सीधे कहां गए होंगे, धन आवेश की तरफ गए होंगे। और धन आवेश की तरफ जैसे ही गए होंगे, ये परिपथ जो है कंप्लीट हो गया, और परिपथ कंप्लीट होने के कारण पे इस विभवमापी में रीडिंग्स आ गई होंगी, है ना। इस विभवमापी में क्या आ गई होगी बेटा, रीडिंग्स आ गई होगी, जिससे उन्होंने ये बताया कि प्रकाश जो है, जो प्रकाश की तरंग प्रकृति है, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है, ठीक है। इसे ही बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश की उपस्थिति में विद्युत परिपथ को कंप्लीट करना, दैट्स कॉल्ड प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये कल पढ़ेंगे हम, थोड़ा डिटेल है, और हमें और भी बहुत सारी चीजें में आइंस्टीन की एंट्री करवानी है हमें, तो देखेंगे। और उसके बाद में बोर का परमाणु सिद्धांत आएगा, और बोर के परमाणु सिद्धांत में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से नेक्स्ट सप्ताह के एंड तक, मतलब नेक्स्ट सप्ताह, हाँ अब रक्षाबंधन की डेट्स मैंने एक बार देखी नहीं है, नेक्स्ट वीक में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। और जिस बच्चे को तिमाही के पेपर में दिक्कत हो रही होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो चैप्टर नंबर 8 आपका आ रहा है, और चैप्टर नंबर 8 के वीडियोस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर सरल एकेडमी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो मुझे बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। 8वां चैप्टर जो है वो पहले ही, 1 साल पहले ही मैंने ऑनलाइन पढ़ा दिया है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सरल एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए। कल फिर से मुलाकात होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट सब कर देना। यदि आज का समझ में नहीं आएगा तो कल स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार और क्विक रिवीजन कर लेंगे, है ना। शुक्रिया, राधे राधे।